हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 और मोर सेंटेंसेस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। यानी कि जो वर्ड है मार्जिनलाइजेशन, इसको यूज करते हुए आपको 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस यहां पर बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमने बनाया है, उससे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है। ये वो ग्रुप्स होते हैं सोसाइटीज के जिनको साइड लाइन कर दिया जाता है, और जैसे कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज तक इनके पूरी पहुंच नहीं बन पाती, या देश में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मेन उनमें इनकी राय नहीं ली जाती है, इनको शामिल नहीं किया जाता, इनको साइड लाइन कर दिया जाता है। इस तरह के ग्रुप्स को, इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है कि इस तरह के ग्रुप को अगर साइड लाइन कर दिया गया है और उनको मुख्य धारा में नहीं आने दिया जा रहा है, तो इसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। तो इसमें पहला सेंटेंस जो हमने बनाया है वो है टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंज एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग। यानी कि मार्जिनलाइज्ड होने का यह मतलब है कि आपको फोर्स किया जाता है साइड होने के लिए। साइड और फ्रिंज का मतलब साइड लाइन कर दिया गया, आपको जो मेन स्ट्रीम है उसमें नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है। और आप चीजों के सेंटर में नहीं आ सकते, आपको साइड लाइन कर दिया जाता है, इसको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। तो साइड कर देना या फ्रिंज एक ही बात होती है। सेकंड जो हमने सेंटेंस बनाया है मार्जिनलाइजेशन को यूज करके, वो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी विच रिमेन्ड इग्नोर्ड ड्यू टू वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज। यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, ये सोसाइटी के वो ग्रुप होते हैं जिनको इग्नोर किया जाता है कुछ सोशल कारणों की वजह से या इकोनॉमिक कारणों की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। यानी कि जो आदिवासीज हैं ये बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड क्यों हो रहे हैं, इनको साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, यानी कि क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जो आदिवासीज है इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ हम इसके आंसर में लिखेंगे आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड बिकॉज। तो पहला रीजन फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी कि लकड़ी के लिए और उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो जंगल है उनको काटा जा रहा है, और अगर जंगलों को ही काट दिया जाएगा तो आदिवासियों के पास तो वैसे ही कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट दियर लैंड्स हैव आल्सो बीन टेकन ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। यानी माइंस के लिए और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट मतलब जैसे जमीन से खोद के कोयला निकालते हैं और भी कई चीजें निकाली जाती है, मिनरल निकाले जाते हैं, तो इन चीजों के लिए माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इनकी जो लैंड है, इनकी जो आदिवासियों की जो जमीनें हैं वो भी इनसे छीन ली जाती हैं। उसके बाद थर्ड रीजन जिसकी वजह से आदिवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लैंड ऑफ आदिवासीज रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड एंड वॉर टॉर्न इन द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर जो आदिवासियों की जो जमीनें है वहां पर बहुत ज्यादा मिलिटराइज्ड वो एरिया, यानी कि आर्मी की मौजूदगी वहां ज्यादा होती है, और वहां पर ये वॉर टॉर्न यानी कि वहां पर युद्ध जैसे हालात या लड़ाई जैसी वहां पर हालात बने रहते हैं, जिसकी वजह से भी उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड्स की जरूरत क्यों होती है। तो यहां पर इसके आंसर में हम लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स to protect minority community, to protect India's cultural diversity and promote equality as well as justice। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम सेफ बनाए रखते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रोटेक्ट रहेगी, और इससे क्या होगा, इससे इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रहेगी। यानी भारत में जो ये अलग अलग तरह के कल्चर पाए जाते हैं ये प्रोटेक्ट रहेंगे। इसके अलावा इससे समानता प्रमोट होगी, इक्वालिटी प्रमोट होगी, समानता बनी रहेगी, और उसके अलावा इससे जस्टिस भी बना रहेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स होना जरूरी है ताकि इंडिया में जो अलग अलग तरह के कल्चर है, अलग अलग तरह के जो, और इसके अलावा जो इक्वालिटी है, समानता, वो बनी रहे और जस्टिस बना रहे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड होना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है
री रीड द सेक्शन ऑन माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि पहले तो आपको माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइजेशन का जो सेक्शन है एनसीईआरटी बुक में आपके उसको री रीड करना है, उसको दोबारा पढ़ना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी, और उसके बाद आपको बताना है कि माइनॉरिटी शब्द का क्या मतलब होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे समाज में वो जो कम्युनिटीज होती हैं, वो जो एक ग्रुप होता है, कह सकते हैं उन लोगों का ग्रुप जो कि बाकी पॉपुलेशन की कंपैरिजन में, उनकी तुलना में जिनकी संख्या कम होती है, तो उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी में आप सिखों को ले सकते हैं, मुस्लिम्स को भी माइनॉरिटी में ही कहा जाता है, ऐसे जैन बौद्ध ये भी माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि इनकी अगर आप संख्या देखेंगे, न्यूमेरिकली इनको देखेंगे तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग में ये कम रहती है, तो इनको माइनॉरिटीज में रखा जाता है। और अगर आप हिंदू को देखेंगे तो हिंदू हमारे देश में क्या है, वो मेजॉरिटी में है, यानी उनकी संख्या ज्यादा है। तो जिनकी संख्या कम है वो माइनॉरिटी में आएंगे, जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो मेजॉरिटी में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको एक डिबेट में अगर पार्टिसिपेट करना है और आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और इसको आपको सपोर्ट करना है। और स्टेटमेंट क्या है, मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी जो मुस्लिम्स है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनको साइड लाइन किया गया है। इस स्टेटमेंट के फेवर में आपको बोलना है। यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर लिस्ट 2 रीजंस दैट यू वुड गिव, तो इस चैप्टर में जो डाटा दिया गया है इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसके रिगार्डिंग, तो वहां से आपको 2 रीजन इसके सपोर्ट में बोलने हैं। वैसे तो सच ये है कि स्टूडेंट्स आज की डेट में तो ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं, क्योंकि हमारे देश में तो सबको एक समान अधिकार है, लेकिन क्योंकि बुक में ऐसा दिया गया है तो उस हिसाब से हम ये आंसर बुक में से लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में ये कहना सही है कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते क्योंकि बुक में ऐसा जो भी लिखा गया उसको पढ़ लेते हैं। मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बिकॉज, मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है क्योंकि पहला रीजन, दे डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज सच एज पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड वाटर एक्सेट्रा। जैसा कि बुक में बताया गया है कि मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है क्योंकि उनको इक्वल एक्सेस नहीं मिलता, किन चीज़ों के लिए, उनको पक्का हाउस नहीं मिलता, पक्के घर नहीं मिल रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, पाइप्ड वाटर यानी कि जो पाइपलाइन से जो पानी आता है वो उनको नहीं मिल रहा। तो ये रीज़न आप यहाँ पर दे सकते हैं जो कि बुक में बताया गया है। सेकंड पॉइंट, सेकंड रीजन क्या दे सकते हैं जो बुक में है, मुस्लिम्स हैव लोएस्ट लिटरेसी रेट एज कंपेयर टू अदर रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में अगर दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के कंपैरिजन में देखें तो मुस्लिम्स का जो लिटरेसी रेट है, यानी कि उनमें जो वो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट उनका सबसे कम है। तो ये 2 रीजन यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम्स है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद अ फ्रेंड एंड शी रिमार्क्स, यानी कि इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने एक दोस्त के साथ रिपब्लिक डे परेड को टीवी पर देख रहे हैं। अब आपकी जो दोस्त है वो क्या कहती है, लुक एट दीज ट्राइबल्स, के इन आदिवासियों को, इन ट्राइबल्स को देखो, दे लुक सो एक्सोटिक, यानी कि जो ट्राइबल्स है ये काफी आकर्षक लग रहे हैं, एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम, और ये हमेशा नाचते गाते रहते हैं। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल हर अबाउट द लाइव्स ऑफ आदिवासीज इन इंडिया, तो आप भारत के जो आदिवासी है उनके बारे में अपने दोस्त को कौन सी 3 बातें बताएंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम जो बता सकते हैं वो है, आदिवासी स्पीक देयर ओन लैंग्वेज एंड हैव देयर ओन कल्चर, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि आदिवासियों की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, अपना खुद का कल्चर होता है। सेकंड पॉइंट, आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियस कस्टम्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो आदिवासीज होते हैं उनके अपने अलग ही कस्टम्स होते हैं, अपने रिलीजियस कस्टम अलग ही होते हैं, अपने रीति रिवाज अलग ही होते हैं, और ये अलग होते हैं, इस्लाम से भी अलग होते हैं, हिंदुइज्म से भी अलग होते हैं और क्रिश्चियनिटी से भी अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर हम बता सकते हैं वो है,
देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग द आदिवासीज। हायरार्की मतलब ये ग्रुप्स में ज़्यादा नहीं बटे होते, बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि इनमें बहुत कम ये ग्रुप्स में बटे हो। जैसे कि दूसरे कल्चर अगर आप या दूसरे रिलीजन देखेंगे तो उनमें कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है, ये कास्ट है वो कास्ट है, कास्ट के अंदर भी कई तरह के अलग अलग उसमें ग्रुप्स बने होते हैं। तो ऐसी चीज़ें ट्राइबल्स में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ण कास्ट। इस वजह से जो आदिवासीज होते हैं ये उन कम्युनिटीज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं जो जाति वर्ण यानी कास्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इनमें कास्ट सिस्टम लगभग ना के बराबर होता है आदिवासियों में। तो ये तीन चीजें, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर हम आदिवासियों के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द स्टोरी बोर्ड यू रीड अबाउट हाउ हेलेन होप्स टू मेक अ मूवी ऑन द आदिवासी स्टोरी। जैसा कि आप चैप्टर में भी देख सकते हैं कि जो हेलेन होती है वो अपने दादा से कहती है कि मैं आदिवासियों पर एक मूवी बनाऊंगी, आदिवासियों की स्टोरी पर एक मूवी बनाना चाहती हूँ। कैन यू हेल्प हर बाय डेवलपिंग अ शॉर्ट स्टोरी ऑन आदिवासीज। तो आपको इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है आदिवासीज पर। तो यहाँ पर हमने ये एक शॉर्ट स्टोरी आपके लिए बनाई है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। लेंथ में थोड़ी आपको ज़्यादा लग सकती है, अदरवाइज ये पढ़ने में आपको काफ़ी इजी लगेगी और हम इसको पूरा आपको समझाएंगे भी। एन आदिवासी ग्रुप लिव्ड इन अ विलेज, यानी कि एक गाँव में एक आदिवासी ग्रुप रहा करता था। दे लिव्ड देयर पीसफुली एंड यूज्ड टू फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड देम। यानी कि वहाँ पर उस ज़मीन पर वो जो आदिवासी थे वो शांति से रहते थे और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे वहाँ की लैंड से, और उनके आसपास जो जंगल थे वहाँ से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। वन डे अ फ्यू स्ट्रेंजर्स रीच्ड देयर विलेज अलॉन्ग विद अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड अनाउंस्ड दैट द लैंड वेयर आदिवासीज वर लिविंग बिलोंग टू मिस्टर चंद्रा एन इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी कि एक दिन वहाँ पर कुछ अनजान लोग आए जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लेकर आए थे और उन्होंने ये घोषणा की कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये आदिवासी रह रहे थे ये ज़मीन किसी मिस्टर चंद्रा की थी जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। सो दे विल हैव टू वेकेट द विलेज बिकॉज मिस्टर चंद्रा वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री ओवर देयर। तो यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ पर एन आएगा, तो यहाँ पर आप इसको एन लिख दीजिएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था उसके अनुसार जो घोषणा की गई वो ये थी कि जो ज़मीन है ये मिस्टर चंद्रा की है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये जो आदिवासी वहाँ रह रहे थे उन्हें इस ज़मीन को वेकेट यानी कि खाली करना पड़ेगा, उस गांव को खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़मीन मिस्टर चंद्रा की थी और मिस्टर चंद्रा वहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। इसके बाद When आदिवासीज डिड नॉट एग्री टू लीव देयर लैंड, और जब आदिवासियों ने ये डिसाइड किया कि हम ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, दे वर ह्यूमिलेटेड एंड टॉर्चर, तो उनके साथ टॉर्चर किया गया, उन्हें परेशान किया गया। मिस्टर चंद्रा फाइनली डिसाइडेड to visit the village personally and try to settle the deal by offering some money to them। तो जो मिस्टर चंद्रा थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद पर्सनली उस विलेज में जाएंगे और आदिवासियों से बात करेंगे और उन्हें कुछ पैसा देकर इस डील को सेटल कर लेंगे, यानी कि उनको पैसा देकर वहाँ से निकाल देना चाहते थे। While coming to the village with his son, तो जो मिस्टर चंद्रा थे ये अपने बेटे के साथ उस गाँव में जा रहे थे। Fell into the valley but was saved, तो वो एक खाई में गिर गए लेकिन वो बच गए। When मिस्टर चंद्रा opened his eyes, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली यानी जब उन्हें होश आया, he saw himself surrounded by some villagers, तो उन्होंने देखा उनके चारों तरफ गांव वाले खड़े हैं। He came to know that they saved the life of his son with the help of medicine herbs available in forest। तो जब उनको बाद में पता चला कि ये इन्होंने उनके बेटे की भी जान बचाई थी कुछ मेडिसिन हर्ब से, जड़ी बूटियों से जो कि उनको जंगलों से मिलती है, ठीक है, यानी कि उनको और उनके बेटे को उन्हीं गांव वालों ने बचाया था। मिस्टर चंद्रा learned that those people belong to the same आदिवासी group whom he wanted to abandon from their land, और बाद में मिस्टर चंद्रा को पता चला ये जो लोग थे ये उसी आदिवासी ग्रुप के थे जिनको ये उनकी ज़मीन से निकाल देना चाहते थे। abandon मतलब निकाल देना, from their land उनको उसकी ज़मीन उनकी ज़मीन से जो ये निकाल देना चाहते थे ये वही लोग थे जिन्होंने उनकी और उनके बेटे की जान बचाई थी। Finally, Mr. Chandra begged apology from the Adivasis and withdrew his idea of locating an industry in the village। फिर मिस्टर चंद्रा ने उनसे माफ़ी मांगी और अपना ये जो आइडिया था कि वो उस गांव में वो एक इंडस्ट्री लगाएंगे, इस आइडिया को उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप यहीं पर रहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब आपको यहाँ से नहीं जाना होगा। He realized that it would not be justified to ruin the life of those
हु सेव्ड हिज सन्स लाइफ। उनको ये एहसास हुआ कि जिन्होंने उनके बेटे की जान बचाई है, ये उनके साथ न्याय नहीं होगा अगर उनके लाइफ खराब कर दी जाए। रियून मतलब खराब कर देना, रियून्स द लाइफ ऑफ दोस हु सेव्ड हिज सन्स लाइफ, यानी जिन्होंने उनके बेटे की जान बचाई उनका जीवन खराब कर देना, ये तो न्याय नहीं होगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, व्हाई? यानी कि क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है? तो अगर ये है तो क्यों है, ये भी हमें बताना है। तो पहले तो याद रखिएगा, मार्जिनलाइजेशन का मतलब है किसी ग्रुप को, सोसाइटी के किसी ग्रुप को साइड लाइन कर दिया जाना, यानी उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाना। तो अगर आप किसी को इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज करते हैं तो क्या वो सोशली भी मार्जिनलाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका अपोजिट करके देखते हैं, अगर आप किसी को सोशली मार्जिनलाइज करते हैं तो क्या वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यस, यानी इसका उत्तर हाँ में होगा। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर आप किसी समाज के किसी ग्रुप को किसी भी तरीके से उसके साथ बुरा करते हैं, उसको किसी तरह से बुरे तरीके का इम्पैक्ट डालते हैं, उस पर फोर्स करके, दबाव डाल के, तो एक क्षेत्र में अगर आप दबाव डालेंगे, उसके साथ कुछ बुरा होगा, तो कई और क्षेत्रों में अपने आप बुरा हो जाता है। कैसे? वो यहाँ पर हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ आदिवासीज, they have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by the state and private industry। यानी कि स्टेट मतलब यहाँ सरकार, स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा जो आदिवासी होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे दबाव डाले जाते हैं, उनके साथ कई गलत चीज़ें भी होती है, जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस के द्वारा, फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा, पॉलिटिकल दबाव के द्वारा, उन पे कई तरीके के उनके ऊपर फोर्स डाले जाते हैं, दबाव डाले जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी लैंड पॉलिसी हो सकती है कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, या उस जंगल की जो आपकी ज़मीन है उसको अब सरकार अपने अधीन ले रही है क्योंकि यहाँ पर हमें इंडस्ट्री लगवानी है, यहाँ पर हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए, और भी कोई रीज़न हो सकता है। फिर वो जंगल जो आदिवासियों के लिए घर की तरह होता है, वहाँ से उनको जाना पड़ता है। दे माइग्रेटेड टू लिव एज वर्कर इन प्लांटेशंस, फिर उनको प्लांटेशन के काम के लिए वर्कर के रूप में जॉब करने के लिए जाना पड़ता है। एट कंस्ट्रक्शन साइट, या फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करने जाते हैं। इन इंडस्ट्रीज में वो एक वर्कर के तौर पे, मजदूर के तौर पे चले जाते हैं। एंड एज डोमेस्टिक वर्कर्स, फिर वो घरेलू कामों के लिए जो घरों में नौकरी करते हैं उसके लिए भी वो चले जाते हैं। दस दे गेट कॉट इन अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन, यानी कि फिर वो एक खतरनाक साइकिल में फंस के रह जाते हैं गरीबी के, और डेप्रिवेशन मतलब उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। तो एक गरीबी का और अपने अधिकारों से वंचित हो जाना, इस तरह के खतरनाक एक साइकिल में वो फंस के रह जाते हैं, क्योंकि जो उनका घर था जहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी होती थी, वो जंगल, उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली जाती हैं। ठीक है, तो अगर एक क्षेत्र में आप उनके साथ बुरा करेंगे तो बाकी के सारा जीवन भी उनका खराब हो जाता है। दिस लीड्स टू डेप्रिवेशन इन अदर एरियाज। अब क्योंकि आपने इकोनॉमिकली उनको ख़त्म कर दिया, उनकी जगह उनसे छीन ली, तो दूसरे क्षेत्रों में भी उनके अधिकार उनसे छिन जाते हैं। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल चिल्ड्रन हैं जिनको कि सही से खाना नहीं मिल पाता, उनको पोषक तत्व, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, वो शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो, और उनका जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई का, यानी कि जो साक्षरता की उनकी दर है, वो भी बहुत कम है। दस डिस्ट्रक्शन इन वन स्फेयर नेचुरली इम्पैक्ट्स अदर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी समाज के किसी ग्रुप को अगर आप एक क्षेत्र में उसके साथ उसका डिस्ट्रक्शन करते हो, उसके साथ कुछ गलत करते हैं, तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों में भी, उसके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उस चीज़ का असर नज़र आता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।